नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार का 13वां बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं और क्या निकलेगा उनके बही खाते से, चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसको बही खाते का ही नाम देती हैं। हालांकि बजट जो होता है वो लेखा जोखा होता है, लेकिन क्या इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए सरकार फिर से कोई घोषणा कर सकती है? क्या उनको आय में कुछ छूट दी जा सकती है, इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है? या फिर सरकार जो मध्यम वर्ग है उनको स्वास्थ्य कार्ड दे सकती है? या क्या सरकार जो है उनके लिए आवास का जो ऋण है उसके ब्याज दर को कम कर सकती है? तो ये कई सवाल जो है वो लोगों के दिमाग में है, क्योंकि भारत जो है अभी मध्यम वर्ग जो है वही भारत की अर्थव्यवस्था को ड्राइव कर रहा है। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार मध्यम वर्ग को ध्यान में रखेगी और मध्यम वर्ग को कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन पिछले साल जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, 12,75,000 तक पे कोई टैक्स नहीं लगता है न्यू रिजीम में। इनकम टैक्स में जो हम टैक्स देते हैं उसमें दो रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। तो अगर आप न्यू रिजीम अपनाते हैं तो उसमें 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 12 लाख तक की आय पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो क्या यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 है उसको सरकार 1 लाख कर सकती है, 1,25,000 कर सकती है? तो ये तमाम जो है वो अनुमान लगाए जा रहे हैं वित्त मंत्रालय से लेकर आर्थिक विशेषज्ञ तक। चूंकि अभी जो हालात है, अभी जो स्थिति है उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर घरेलू बाजार मजबूत होगा, घरेलू बाजार में खपत होगी, बढ़ेगी, मांग निकलेगी, तो तभी हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 7% से ऊपर रहेगी। चूंकि अभी जो बाहरी स्थिति है, यानी कि जो दुनिया की स्थिति है, वहां आप देख रहे हैं कि ईरान है, हो इजराइल हो, रूस हो, यूक्रेन हो, तो चारों तरफ जो है अफरा तफरी है, युद्ध का माहौल है। तो ऐसे में अमेरिका कई देशों पे टैरिफ लगा दिया है, रोजाना अमेरिका अपने रुख को बदलता रहता है। तो ऐसे मतलब जो वैश्विक हालात हैं वो अच्छे नहीं है और इसलिए विश्व व्यापार जो है उसमें कमी आ सकती है और काफी टैरिफ लगने से भी हमारा बाजार प्रभावित हो रहा है और व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो हम निर्यात से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं इस नए साल में 2026 में। तो हमको अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना होगा। अब घरेलू बाजार कैसे मजबूत होगा? घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए आपको जो है घरेलू डिमांड को निकालना होगा। डिमांड कैसे निकलेगी? जब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे। तो पैसा देने के लिए या तो आपको कोई छूट देनी होगी या कुछ ऐसा काम करना होगा जो मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले और फिर वो नौकरी ले और उससे जो है वो डिमांड करे, वस्तु खरीदें। तो ये सब चीजें जो है वित्त मंत्री के सामने चैलेंज है। तो मोटा मोटी आप देखिए तो 3 चीजें होती हैं। बजट जो होता है वो देश का एक खर्च लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा मतलब कि सरकार कितना खर्च करेगी और सरकार वो खर्च कहां से करेगी, वो पैसा कहां से लाएगी, तो राजस्व कैसे आएगा और सरकार उस राजस्व को कहां कहां खर्च करेगी। तो ये होता है हमारा बजट मेनली। तो इसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो अगर आप प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, जिसपे 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग हमारे देश में एग्री पे आज भी निर्भर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है उद्योग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग वो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस बजट में। तीसरा सेक्टर है टर्शियरी, जो सेवा सेक्टर है, जैसे होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वित्तीय सेवा हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सब जो है वो तीसरे सेक्टर में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जिसको हम सेवा सेक्टर बोलते हैं। तो भारत में सेवा सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.5 अंक तक टच कर चुकी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में अभी भी 5-6% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहां तक कि लास्ट तिमाही में तो ये 3% समथिंग था। तो इससे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक जो है घरेलू डिमांड नहीं बढ़ेगी और एक जो है मजबूती नहीं आएगी। क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका निर्यात ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब अच्छे प्रोडक्ट आप बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो दूसरे देश वाले आपके प्रोडक्ट को मंगाएंगे ही मंगाएंगे। दूसरा क्या होता है कि हमारा आयात कम हो जाता है। अगर हम खुद किसी सामान को बनाते हैं तो उस सामान को हमें दूसरे देश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाता है। तो इससे इंपोर्ट बिल
बिल भी कम होता है। तो इंपोर्ट बिल जब कम होगा तो हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होती है। और उसके अलावा जो है हमारे लोगों को रोजगार मिलता है मैन्युफैक्चरिंग से। अगर आप कोई निवेश करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई सामान फैक्ट्री में बनती है तो उसको ढुलाई से लेकर, उसको उठाने से लेकर, उसके पैकेजिंग से लेकर, उसको गंतव्य तक पहुंचाने तक जो है वो कितने लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सरकार का फोकस इस बार बजट में यही रहने वाला है। मध्यम वर्ग जो है उसके लिए सरकार अगर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं देती है या स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई छूट नहीं देती है, और यही पूरी संभावना है चूंकि पिछले साल ही सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है और अभी स्थिति जो है सरकार के पास पैसा बहुत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जीएसटी जो है सितंबर में जीएसटी के दरों में भी कटौती की गई, तो इससे थोड़ा सा सरकार का जो रेवेन्यू है, सरकार का जो राजस्व है वो प्रभावित हुआ है। अब सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ है तो, और दूसरा है कि इनकम टैक्स में भी थोड़ी छूट मिली है, तो इससे सरकार के टैक्स कलेक्शन में जो है वो लास्ट ईयर से जो हमारा ग्रोथ रेट है लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा कम है। तो अभी सरकार बहुत इस स्थिति में नहीं है कि इनकम टैक्स में कोई छूट दी जाए मिडिल क्लास को। ऑलरेडी सरकार जो है जो बीपीएल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज जो है दिया जा रहा है। उसके अलावा खाद जो हमारा फर्टिलाइजर है वो भी किसानों को काफ़ी सब्सिडी पे दी जाती है। उसके अलावा जो मनरेगा जो अब जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है उसमें भी पैसा जाता है। तो 4.5 लाख करोड़ सरकार जो है वो खर्च करती है सब्सिडी में, यानी कि जो ये मुफ्त जो बांटे जाते हैं इसको मुफ्त, ये सपोर्ट है, ये इसको आप बहुत मुफ्त भी नहीं कहिए, एक सपोर्ट है ताकि जो लोग नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो अगर खाना नहीं खाएंगे, अगर वो खाने में ही फंसे रह जाएंगे, अगर उनको जो है किसानों को खाद सब्सिडी पे नहीं मिलेगी तो उनको बहुत महंगी खाद खरीदनी होगी, तो इससे उनके जो है उन पे असर पड़ेगा, उनके पॉकेट पे असर पड़ेगा। तो ये सरकार जो है एक वेलफेयर करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो सब्सिडी है ये 4.5 लाख करोड़, इस अगर ये बचता तो ये 4.5 लाख करोड़ और हमारे किसी विकास पे खर्च हो सकता था। फिर भी सरकार की कोशिश यही होती है कि विकास पे खर्च करने के लिए पैसा रखा जाए, और मेनली जो है इस बार भी पहले की तरह इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सरकार का जोर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पे जोर देने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब अच्छी सड़कें होंगी, अगर अच्छे पोर्ट होंगे, हवाई जहाज़ की सुविधा अच्छी होगी, तो एक तो ईज ऑफ लिविंग होता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। मतलब व्यापार में भी आसानी होती है और जीवन जो है वो भी आसान बनता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने से जब सड़कें बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं या पोर्ट बनते हैं या पावर प्रोडक्शन लगाया जाता है तो ये रोजगार भी निकलता है और बड़ी संख्या में रोजगार निकलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने से रोजगार भी निकलता है, लोगों का जीवन आसान बनता है, व्यापार की जो लॉजिस्टिक लागत है उसमें कमी आती है। तो इसलिए सरकार का इस बार बजट में इस बार भी इस पर पूरा फोकस रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में कोई कमी नहीं की जाए। उल्टा हो सकता है 5 से 10% जो है वो सरकार इसमें बढ़ाएगी, इस आवंटन को, जो हमारा चालू वित्त वर्ष में जो आवंटन हुआ था 11 लाख समथिंग करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सरकार के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को जीडीपी में 25% तक ले जाएं। अब अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी मात्र 13% रह गई है। एक समय में ये 16% थी, अभी फिलहाल जो है ये जीडीपी में 13% ही मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी है आज की तारीख में। तो ये एक चैलेंजिंग विषय है जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है आप देख रहे होंगे स्मार्टफोन बहुत बन रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा इंपोर्ट लगभग जो है 50-55% ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो ये इसलिए होता है कि हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब हमारे घर के अंदर सामान नहीं बनेगा तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जो आदमी जब ग्रो करता है, भारत में मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो बड़े टेलीविज़न लेंगे ही, बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं। इसलिए बिकती हैं कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता जा रहा है, हर साल पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। भारत में एस्पिरेशनल लोग ज़्यादा हैं, जो कभी बीपीएल होते थे
अब वो उससे बाहर निकल के लोअर मिडिल 25 करोड़ लोग बीपीएल से निकले हैं पिछले 8 सालों में। तो अब 25 करोड़ लोग जो है कि लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। अब वो लोअर मिडिल क्लास धीरे धीरे मिडिल क्लास में आएगा, मिडिल क्लास अपर क्लास में जाएगा। तो ये जो एक सीढ़ी है ये बनती जाती है और जो है इससे इकनॉमी में बूस्ट आता है। और भारत अभी इसी स्टेज में है, तभी भारत में विदेशी निवेश भी अभी आ रहा है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और इसके लिए हो सकता है कि सरकार बजट में कई उपाय करे और कई इंसेंटिव की भी घोषणा हो सकती है, क्लस्टर बनाने की घोषणा हो सकती है, प्लग एंड प्ले को तुरंत लागू करने की घोषणा हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया जा सकता है जिनका एक्सपोर्ट बढ़ाने की पूरी जिनकी संभावना है। तो उन सबको पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म वगैरह के लिए भी जो सरकार बजट देती है और ये सब कर रही है, वो मेन इस बार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे जोर रहेगा हमारा सबसे ज़्यादा, चूंकि स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी मतलब स्वदेशी एक इकोसिस्टम बनाना है। स्वदेशी इकोसिस्टम कैसा हो कि कच्चा माल भी हमारे देश का हो और फाइनल प्रोडक्ट भी हमारे देश का हो। तो इस पे इस बार सरकार का पूरा थ्रस्ट रहेगा, पूरा जोर रहेगा बजट में, क्योंकि ये जो है इंडिया को एक मजबूत पिलर के रूप में उभारेगा और हमारा जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें भारत की एक प्रमुख हिस्सेदारी होगी। क्योंकि देखिए अभी आपको बता रहे हैं कि चाइना जो है वर्ल्ड के शायद ही कोई ऐसे देश हैं जो चीन से सामान नहीं लेते हैं, और वहाँ पर उनका चीन का सबसे ज़्यादा दबदबा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी बड़े देश का आप नाम ले लीजिए, बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम ले लीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा सामान चीन का जाता है। तो हम अगर ऐसी स्थिति पैदा करें कि हम चीन की जगह भारत से खरीदना शुरू करें, तभी जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और तब हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ श्रम बहुत है, तो सरकार इस बार जो है मेनली इस पे फोकस करने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग के पर फोकस करेगी, और हेल्थ पे हो सकता है इंश्योरेंस। चूंकि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, 2047 तक हमको विकसित बनना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ की इलाज की व्यवस्था, ये सरकार का जो है प्राइमरी उद्देश्य है कि कैसे लोगों को बढ़िया इलाज मिले, लोगों की सेहत अच्छी रहे। क्योंकि अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कोई आदमी बीमार रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता है। अगर वो ज़्यादा, एक तो उसके अपना पैसा खर्च होगा जिससे वो गरीबी में चला जाएगा, दूसरा देश को भी नुकसान है। अगर कोई आदमी काम करने वाला बीमार हो जाता है तो उस दिन की प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। तो दोनों जगह नुकसान है, एक तो आर्थिक नुकसान है, दूसरा उस आदमी को पर्सनली नुकसान है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इलाज की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए हो सकता है कि आयुष्मान जो अभी 5 लाख तक वाले को मिलता है, आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपया जो भी उनको मिलता है लोअर क्लास को, तो वो उसकी एक सीमा बढ़ाई जाए। हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि 8 लाख 10 लाख तक वाले को हम आयुष्मान कार्ड देंगे, 10 लाख सालाना कमाने वाले तक को जो है उस प्रकार की कोई हेल्थ कार्ड मिल सकता है या इंश्योरेंस की सुविधा हो सकती है। तो इसकी डिमांड की जा रही है कि मैक्सिमम लोगों को देश में इंश्योरेंस के दायरे में लाना है। अभी भी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोग काफ़ी कम हैं, और अगर हैं भी तो उनका प्रीमियम जो है वो मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख 5 लाख का कराते हैं। बीमारी अचानक आ जाती है और वो 10 लाख 20 लाख उनको फिर जो है कर्ज लेना पड़ता है, पर्सनल कर्ज लेना पड़ता है, उनका गोल्ड ज्वेलरी उनको जो है अपना गिरवी रखना पड़ता है। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। तो हेल्थ पे सरकार का फोकस होगा इस बार, पक्का होगा। और उसके बाद फिर आ जाता है जो किसान। तो किसानों के लिए जो है ना, इस बार सरकार ये कर सकती है कि जो हमारे प्रोसेस्ड जैसे आइटम, सपोज कीजिए जो फ्रूट्स हैं या जिससे हम प्रोसेस्ड आइटम बना सकते हैं, जिस फल से, सब्जी से, उस पे सरकार ज़्यादा फोकस करेगी कि आप उनका प्रोडक्शन कीजिए। जैसे अभी आपको बता दें कि ईयू में हमने एक क्लॉज लगाया है कि हम यूरोपियन यूनियन में अंगूर का निर्यात कर सकेंगे बहुत भारी मात्रा में। तो अब इसके लिए जो अंगूर के जो किसान हैं, अब उनके लिए एक मौका निकलेगा। ऐसे ही हमने बनाना, केले का निर्यात शुरू किया है, अनानास का निर्यात शुरू किया है, एप्पल का निर्यात शुरू किया है, अनार का निर्यात हम सी रूट से जो है स्टार्ट कर दिए है। यानी कि उसमें तो एक सरकार ये कह रही है कि कैसे उसको मैक्सिमम डेज तक रखा जा सकता है, कैसे उसके प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा सकता है, और खेत के पास ही यूनिट लगाई जाए। तो चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हार्वेस्टिंग जो फल और सब्जी जो है वो 25% 30% तक फल और सब्जी बर्बाद हो जाते हैं, और चूंकि उनको रखने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे उनका इस्तेमाल कैसे हो, इस पे सरकार सोच रही है। और जो हमारा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो इस पे फोकस भी कर रहा है। तो इससे किसानों को सीधा सीधा लाभ होगा।
प्लस मत्स्य जो मछली है उस पे भी सरकार का फोकस होगा। तो सरकार जो है किसानों को अब नकदी फसल की ओर ले जाना चाहती है। ये चावल गेहूं से बाहर निकाल कर सरकार जो है उनको उधर ले जाना चाहती है। मक्का का ऑलरेडी कीमत अच्छी हो गई है एथनॉल बनने से। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशी जा रही है ताकि किसानों को जो है सीधा पैसा मिले और उनकी स्थिति अच्छी हो। अब सर्विस सेक्टर में जो है ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये टूरिज़्म आ गया, उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, तो उसमें बहुत सारे देशों से जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें उन लोगों को मौका मिलने वाला है। तो ये मुख्य रूप से इस बार सरकार जो है इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करेगी। और राजस्व कैसे बढ़ाया जाए हम जो है उस पे भी सरकार का जोर रहेगा। उसके लिए सरकार के पास एकमात्र उपाय है कि डिसइन्वेस्टमेंट इस बार जो है, या मोनेटाइजेशन। कई सालों से सरकार कई साल पहले घोषणा की थी कि बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो हो नहीं सका। एक तो कोरोना आ गया या मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उस दौरान जो है मार्केट अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती तो नुकसान होता। तो इसलिए ऐसे में जो है सरकार ने फैसला, उसको सरकार टालती गई। इस बार डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट, मतलब सरकार अपने एसेट को मोनेटाइज करेगी। हो सकता है उसको लीज पे दे, या बहुत सारी जो जमीन है सरकारी कंपनियों के पास जो खाली है, बेकार पड़ी हुई हैं, उनको लीज पे दिया जा सकता है, उनकी बिक्री हो सकती है। क्योंकि उद्योग लगाने के लिए देश में ज़मीन की भारी कमी है, और अगर है भी तो प्रक्रियाएं इतनी जो है वो कठिन है कि उसको पूरा करना उद्यमियों के लिए मुश्किल होता है और उनकी लागत काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि सरकारी बाबुओं को, जो नौकरशाह हैं, उनको अंग्रेजों के ज़माने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। इसलिए कहा गया है कि वो आज भी इतने सारे क्लॉज लगा देते हैं कि एक आदमी जो उद्यमी बनना चाहता है, यूनिट लगाना चाहता है, वो नहीं लगा पाता है। वो इतनी समस्याएं हैं उसके सामने। अगर उसको कोई जान जाता है कि ये आदमी उद्यमी है और एक यूनिट लगाने वाला है, तो जितने सरकारी बाबू हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो उसको एक क्लाइंट के रूप में देखने लगते हैं कि इससे मैक्सिमम कैसे पैसा लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सरकार भी समझ रही है, तभी आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है। तो इन सब चीज़ों पे इस बजट में ध्यान रखा जाएगा, ईज ऑफ डूइंग पे भी ध्यान होगा। और कुल मिलाकर जो है बजट इस बार जो है वो एक देश को विकसित बनाने वाला, विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखकर ही पेश किया जाएगा। यही हमारी उम्मीद है। नमस्कार।